Hey everyone, welcome back to my channel Limitless Learning. So guys, don't forget to like, share and subscribe to my channel and do hit the bell icon. तो हमारा आज का टॉपिक है मिस्टेक, जो हमारा लास्ट टॉपिक है फ्री कंसेंट के अंडर। हम ऑलरेडी 4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, तो अब मिस्टेक है विच इज अंडर सेक्शन 20 से लेकर 22 तक। तो शुरू करते हैं। मिस्टेक का हमारा फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के सब पार्ट्स हैं। फैक्ट के अंदर यूनिलेटरल मिस्टेक एंड बायलेटरल मिस्टेक। यूनि मतलब 1, हमें सबको पता है। बाय मतलब 2, ठीक है। तो मतलब 1 पार्टी की मिस्टेक, 2 पार्टीज की मिस्टेक। मिस्टेक ऑफ लॉ एज टू इंडियन लॉ, तो इंडियन लॉ की अगर मिस्टेक है तो क्या करेंगे, और फॉरेन लॉ से रिलेटेड अगर मिस्टेक है तो क्या करेंगे। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर पढ़ेंगे यूनिलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब मिस्टेक डन बाय 1 पार्टी। तो इसको डिफाइन किया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर सेक्शन 22 में। तो हम कहते हैं कि अगर किसी एक पार्टी ने मिस्टेक करी है तो आप उस चीज़ का एक्सक्यूज लेके कि मुझे अग्रीमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स की पूरी नॉलेज नहीं थी, इस चीज़ का इग्नोरेंस लेके आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर वॉइडेबल नहीं होता। तो a contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under mistake as to the matter of fact। तो वो इस चीज़ को एक्सक्यूज नहीं ले सकता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता अगर किसी एक पार्टी की तरफ से मिस्टेक है। इसके अंदर एक केस लॉ है, AK मंगल सिंह वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक फिशरी राइट्स का ऑप्शन चल रहा था, जहाँ पे ये जाकर बिड करते हैं। इनकी हाईएस्ट बिड होती है ऑफ ₹40,000। लेटर ऑन वो बताते हैं कि ऑक्शन तो फिशरी राइट्स का ऑक्शन तो 3 साल का था, मतलब आपको जो राइट मिलेगा तो वो 3 साल का मिलेगा। लेकिन जो आप जो ये बिडिंग हो रही थी दैट वाज रिलेटेड टू द रेंट। तो रेंट जो था वो एनुअली था, लेकिन जो 40,000 का बिड उन्होंने किया, इन्हें लगा कि 3 साल का रेंट 40,000 है। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, रेंट जबकि एनुअली था और इन्हें लगा कि 3 साल का है। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर पाए और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड स्टैंड हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा बायलेटरल मिस्टेक। बाय वर्ड से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 पार्टीज की मिस्टेक है। तो सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ द फैक्ट। ऐसा फैक्ट, जिन फैक्ट्स के ऊपर आपने अग्रीमेंट करा, ऐसे फैक्ट्स से रिलेटेड आपने कोई मिस्टेक करी है, लेकिन वो मिस्टेक एसेंशियल भी है टू द अग्रीमेंट, तब आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ठहरा सकते हो। तो मतलब अगर दोनों पार्टीज को ही फैक्ट्स की सही नॉलेज नहीं थी, दोनों पार्टीज को अलग अलग चीजें पता थी, तो या फिर दोनों पार्टीज को किसी चीज से रिलेटेड कोई मिस्टेक हुई है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हो, अग्रीमेंट को वॉइड कर सकते हो। एग्जाम्पल है कि ए ने अग्री किया कि वो बाय करेगा बी से एक टाइप ऑफ हॉर्स, सर्टेन हॉर्स, मतलब उसको एक पर्टिकुलर हॉर्स ही चाहिए था, उसने उससे रिलेटेड ही हॉर्स की अग्रीमेंट करी खरीदने की। इट टर्न्स आउट दैट कि हॉर्स वाज डेड एट द टाइम, मतलब जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाइंग एंड सेलिंग, तब पता चला कि उस टाइम पर उस वाले हॉर्स की डेथ हो चुकी थी। लेकिन इन दोनों पार्टीज को, नीदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हॉर्स की डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे अग्रीमेंट वाज वॉइड। क्यों? क्योंकि जो एसेंशियल एलिमेंट था कॉन्ट्रैक्ट का, हॉर्स जिसको वो बाय करना चाहता था, उसकी ही डेथ हो गई है, अब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एसेंशियल्स। इन दोनों के एसेंशियल्स में डिफरेंस क्या है, यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल और बायलेटरल, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यूनिलेटरल में सिर्फ वन ऑफ द पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट की जिससे मिस्टेक होती है, लेकिन बायलेटरल में बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अंडर अ मिस्टेक। दोनों पार्टीज की मिस्टेक होती है तभी वो बायलेटरल के अंडर आता है और तभी आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हो। लेकिन यूनिलेटरल में आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। यहाँ पे इन दोनों केसेस में मिस्टेक ऐसी होनी चाहिए विच शुड बी रिगार्ड्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। मतलब आप जब अग्रीमेंट में आ रहे हो, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, तो आप बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे नेगोशिएट करते हो, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको आप बताते हो किसी भी चीज़ के बारे में। कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ सपोर्टिंग फैक्ट्स होते हैं। तो उसमें जो फैक्ट्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो एसेंशियल हो, मतलब कुछ इस तरह की फैक्ट होने चाहिए जो एसेंशियल। मतलब अगर आप कार सेल कर रहे हो, आप बोल रहे हो मेरी कार अच्छी कंडीशन में, वेल एंड गुड, लेकिन आपने बोला कि हाँ मेरी कार अच्छी कंडीशन में, इसको रिपेयर्स की भी जरूरत नहीं है, तो ये एक असेंशियल है कि हाँ उसकी कार बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, उसका इंजन भी अच्छे से वर्क कर रहा है, उसकी और भी जितनी भी क्वालिटीज होती है कार की वो सब अच्छी वर्किंग कंडीशन में। लेकिन अगर वो बोलते हैं मेरी कार की सीट कवर खराब है, तो दैट इज नॉट एन एसेंशियल, उससे कार की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फैक्ट ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी एसेंशियल टू दी अग्रीमेंट। अगर उससे रिलेटेड कोई मिस्टेक है तो वो यूनिलेटरल और बायलेटरली अंडर आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है मिस्टेक एज टू लॉ। तो फैक्ट के अंदर हो गया यूनिलेटरल और बायलेटरल, और मिस्टेक एज टू इंडियन लॉ। यूनिलेटरल 22 में था और बायलेटरल 20 में था। अब आते हैं इंडियन लॉ। तो लेटेन मैगजीन ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द लेटेन मैगजीन ये फ्रेज है, इग्नोरेंशिया यूरस नॉन एक्सक्यूजेड, जिसका मतलब होता है कि आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज नहीं बना सकते। मतलब आप इस चीज़ का एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि मुझे लॉ की नॉलेज नहीं थी। कोई भी सिटीजन है इंडिया का, हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि जो बेसिक लॉज हैं, अगर आप किसी चीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तो आपको उससे रिलेटेड नॉलेज हो, इंडियन लॉज की आपको नॉलेज हो, ये अजम्पशन है लॉ की, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज डिफाइंड, हमारा 21 में डिफाइंड है, जो कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल नहीं कह सकते इफ इट वाज कॉज्ड एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। अगर आप लॉ का एक्सक्यूज लेते हो जो इंडिया में है, चल रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल नहीं कह सकते। बट अगर इफ इट इज अ मिस्टेक एज टू लॉ इन फोर्स आउटसाइड इंडिया, अगर ऐसा लॉ है जो बाहर है, मतलब फॉरेन लॉ, तब उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम इंडियन लॉ का पढ़ते हैं कि ए ओज ₹1000 टू बी, ठीक है। इनको लगा, ए को 1000 रुपये दे रहे थे बी को, इनको लगा कि डेट हमारा हो गया टाइम बाय डेट, तो वो अग्री करते हैं एक दूसरे से, ए अग्रीज विद बी टू पे ₹500। वो कहते हैं कि अब टाइम बाय डेट हो गया है, तो ठीक है मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट। लेटर उनको रियलाइज होता है कि नहीं, डेट तो टाइम बाय डेट हुआ ही नहीं था, क्योंकि टाइम बाय डेट का रूल है कि 3 साल तक अगर आप अपने डेट को रिकवर नहीं करवा पाते तब वो डेट टाइम बाय डेट बन जाता है, पर यहाँ पे 3 साल नहीं हुए थे। तो ए, लेकिन अब ए जो है वो कैन नॉट टर्न कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं बना सकता, ना ही बी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकता, और ना ही वो क्लेम कर सकता रिलीफ ऑन द ग्राउंड्स कि उसको लॉ नहीं पता था। यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वैलिड है, वो लॉ का एक्सक्यूज लेकर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकता, ना ही वो क्लेम ले सकता, मतलब रिलीफ नहीं ले सकता वो इसके अंडर, ठीक है। बात है मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। तो फॉरेन लॉ को हम एक तरह से एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं इंडियन लॉ का, और इसकी एक ये बात भी है, क्योंकि ये कहते हैं कि एनी सच मिस्टेक शैल हैव द सेम इफेक्ट एज दैट इन केस ऑफ क्योंकि एक अजम्पशन है कि अगर आप, मतलब ये कहते हैं कि इट इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि हर पर्सन को फॉरेन के लॉज की नॉलेज हो, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें होती है बाहर की कंट्रीज़ में, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाहर की कंट्रीज़ की लॉ की हमें पूरी नॉलेज है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई मिस्टेक होती है तो कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड नहीं कर सकते, इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आप लॉ का एक्सक्यूज ले सकते हो यहाँ पे कि आपको फॉरेन लॉज की नॉलेज नहीं थी। सपोज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसी बाहर की कंट्री के साथ कुछ भी प्रोडक्ट का डिलीवर करने का, लेकिन वहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बैन हो जाता है, और जब आप उनके साथ अग्रीमेंट में आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे थे, उन्होंने ये बात आपको नहीं बताई कि प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बैन है, और आप एक्सपोर्ट करते हो, पेमेंट नहीं देते कि बैन है प्रोडक्ट हम इसके साथ, तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड ठहरा सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अप इज मिस्टेक व्हेन देयर इज नो कंसेंसस एड आइटम। तो कंसेंसस एड आइटम क्या कहता है कि इट सेज दैट कंसेंटिंग ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन सेम सेंस। जब हम टर्म्स ऑफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं उन दोनों पार्टीज उनको सेम सेंस में सेम तरीके से समझती है, तब कहते हैं हम कंसेंसस एड आइटम। तो लेकिन जहाँ पे अगर कंसेंसस एड आइटम है ही नहीं, तो वहाँ पे उन दोनों ने किसी जो अग्रीमेंट की टर्म्स है उन दोनों पे उसी तरीके से अग्री नहीं करा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनेगा ही नहीं और वो वॉइड हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि और अगर ये कंसेंसस एड आइटम जो मतलब नो कंसेंसस एड आइटम है, दोनों ने अग्री नहीं किया है, आउट ऑफ मिस्टेक किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर उन्होंने अग्री नहीं किया है, तो ड्यू टू द मिस्टेक तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है। जैसे इसमें क्या है कि मिस्टेक इन द माइंड ऑफ द पार्टीज इज सच दैट कि दोनों ने जेन्युइन अग्रीमेंट करा ही नहीं, क्योंकि दोनों की जो मीटिंग ऑफ माइंड्स थी वो हुई ही नहीं, तो इसलिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डू नॉट कोइंसाइड, क्योंकि दोनों ने जो टर्म्स है उन दोनों ने भी आप एक दूसरे के टर्म्स पे अग्री करा ही नहीं, एंड जेन्युइन अग्रीमेंट था ही नहीं। जैसे केस, तो इसलिए मिस्टेक है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे केस लो है तारसीम सिंह वर्सेस सुखमिंदर सिंह। यहाँ पे लैंड की सेलिंग की बात हुई थी, जो लैंड की सेलिंग की बात हुई थी, तो इन दोनों में से इसने क्या किया, जो यूनिट ऑफ मेजर होता है लैंड का, जैसे हम पर स्क्वायर फीट निकालते हैं, पर एकड़ लैंड का प्राइस निकालते हैं, तो इसने लैंड को कलंस में मतलब यूनिट ऑफ मेजर इसने कुछ और ले लिया, और इसने यूनिट ऑफ मेजरमेंट और लैंड का कुछ और ले लिया, तो ये
सेलिंग की जो टर्म्स थी वो डिफरेंट हो गई, बाइंग की टर्म्स थी, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दिया गया। तो मिस्टेक में हमारा इतना ही था बस। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय।